Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की 12th बायोलॉजी की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जेनेटिक्स। हमने क्या कंप्लीट कर दिया? हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ और साथ ही साथ हमने फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव जो यूनिट था ना वो हमने कर दिया है कंप्लीट। और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट जेनेटिक्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर। चाहे बोर्ड्स के लिए बात कर लो चाहे नीट के लिए देख लो, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है किसका है? जेनेटिक्स का। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा इस चैप्टर में से, और इस चैप्टर को समझने के लिए स्पेशली फॉर नीट के लिए बात वही एनसीईआरटी हमारा रहेगी बेस। एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से हम समझेंगे और इसी के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, ये क्या है बेटा? डीएनए को स्कैन कर लो, सबके बारे में पता लग जाता है। मतलब सभी जैसे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं वैसे ही सबके अंदर डीएनए यूनिक होता है और ये डीएनए ही बनता है दैट इज इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का मेन प्रिंसिपल है ना। उसको हम डीएनए को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे पता लगा हमें कि जो जीन्स है, आज के सिनेरियो को बात करूं, हमें पता है क्रोमोसोम्स होते हैं। कहाँ होते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं जीन्स आगे ट्रांसफर होती हैं कहाँ? पेरेंट्स से अपने बच्चों में, और ये जीन्स रीजन बनती है किसका? वेरिएशंस का। ठीक है, तो अभी डिस्कस करेंगे हम। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है जब जीन्स के बारे में हमें नहीं पता था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स या और टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे कैसे डिस्कवरी हुई होगी ये पता लगाने की जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है किसका? जॉन रिगर मेंडल का। ठीक है, जॉर्ज रिगर मेंडल का। जैसे कि सिंपल सी बात समझो, शेर का बेबी शेर होगा, रैबिट का बेबी रैबिट होगा, एप का बेबी एप होगा, मंकी का बेबी मंकी होगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन होगा। कैसे पता? किसको पता था कि किस तरह से एक ह्यूमन अपने जैसे बेबीज को रिप्रोड्यूस कर रहा है? ठीक है, वी आर आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स। हाउ? दैट वॉज द बिगेस्ट क्यूरियोसिटी, बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी कैसे स्टार्ट करती है। कहते क्या आपने कभी सोचा है कि एलिफेंट कभी ह्यूमन को बर्थ नहीं देगा, है ना? एलिफेंट सिर्फ एलिफेंट को ही बर्थ देता है ये हमें पता था, राइट? तो या कोई भी दूसरे एनिमल है वो पर्टिकुलर मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा, राइट? ओके, होती है। व्हाई डज अ मैंगो का सीड सिर्फ मैंगो प्लांट ही बनाता है? मैंगो के पेड़ पे कभी आम नहीं लगा, उसके आम तो लगेंगे, कभी सेब नहीं बनेंगे या कभी और फ्रूट नहीं लगेगा, राइट? मैंगो का अगर सीड लगाया है तो मैंगो ही बनेगा, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, एनसीईआरटी पूछ रही है कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं बनता? बताओ जल्दी से। गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स? क्या ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं? नहीं। हमने पढ़ा है हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन होती है बेटा दो टाइप्स की, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर जो उनके ऑफस्प्रिंग्स है, जो उनके बेबीज हैं, जो उनकी प्रोजेनीज हैं, दीज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, जिनको हमने नाम दिया था क्लोन्स का। ठीक है, बट उसके बाद हमने कौन सी रिप्रोडक्शन पढ़ी? हमने प्लांट्स के अंदर देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। वहां से हमने ये देखा कि दो पेरेंट्स के गैमीट्स फ्यूज करते हैं और उसके बाद नए बर्थ होते हैं, है ना? और बेबीज आर similar to their parents but they are not exactly identical। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, हालांकि हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, बट ह्यूमंस तो हैं क्योंकि हमें ह्यूमंस ने बर्थ दिया है, मिल सकते हैं, हमारी शक्लें रिजेंबल कर सकती हैं, बट एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है,
आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक? यस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आओ। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम जो बहन भाई होते हैं आपस में सेम लगते हैं, एक जैसे नजर आते हैं, ठीक है, और समटाइम इवन सो डिफरेंट, कई बार बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं कि आप कह ही नहीं सकते हो कि हाँ ये बहन भाई है, राइट? होता है ना ऐसा। ओके, तो बहुत सारे ऐसे सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं विच आर डेल्ट साइंटिफिकली, जिनका हमें आंसर मिलेगा कहाँ? इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज नोन एज जेनेटिक्स। दैट इज नोन एज जेनेटिक्स, मतलब जीन्स की स्टडी, मतलब जीन्स की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। एक वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो इन सब क्वेश्चंस के आंसर देती है, ठीक है। चलो, दिस सब्जेक्ट डील्स विद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंट से कैरेक्टर कहाँ ट्रांसफर होना? अपने बेबीज में, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। एज वेल एज द वेरिएशंस, और इसी इनहेरिटेंस जब कैरेक्टर्स पेरेंट से अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तब क्या होता है? वेरिएशंस आती हैं। तो सही मायने में जो वेरिएशंस आती हैं हमें पता है दे आर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, दैट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहली बार जो सही मायने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मीनिंग है वो समझाया गया है किस चैप्टर में? इस चैप्टर में, ठीक है। क्या होगा? इनहेरिटेंस, पेरेंट से कैरेक्टर अपने बच्चों में जाएंगे, और डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है, हमें पता है। डीएनए की कॉपी बनती है, उस कॉपी बनते वक्त या तो कोई एरर आ जाए, या जब दो पेरेंट्स के गैमीट्स मिलेंगे तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसकी वजह से क्या आती हैं? वेरिएशंस, जिसकी वजह से हम अपने भाई बहनों के साथ हो सकता है मिल भी जाए हमारी शक्लें, हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। हम रिजेंबल कर सकते हैं बट एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स पास्ड होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। बेटा इस डेफिनेशन को लिख लो। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, और ये किसका बेसिस बनते हैं? हेरिडिटी का। एनसीईआरटी मेरे साथ साथ लेकर बैठेंगे और उसको हाईलाइट करते जाएंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, ठीक है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, मतलब बच्चों में, और किसका बेस बनता है? हेरिडिटी का बेस बनता है। और वेरिएशंस क्या है? भिन्नता, डिफरेंसेस क्या है? ये वो डिग्री है बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मेरी शक्ल अपने पेरेंट्स के साथ कितनी मिलती है, मैं उनसे कितनी डिफरेंट हूँ बाय माय फेस, दैट इज द वेरिएशंस। कितनी डिग्री वो डिफर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। ह्यूमंस को हालांकि जब 1000 BC से पहले भी पता था कि वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशंस कहीं ना कहीं छुपा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आइडिया तो था, देखो ह्यूमंस को आइडिया तो था। इसी वजह से क्या करते थे ह्यूमन? बहुत सारी हाइब्रिड्स बनाए थे उन्होंने, आर्टिफिशियल जो कल्टिवेशंस की थी वो किसका? उनको पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आएंगी? वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन्स है बेटा, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। ह्यूमंस ने बहुत पहले से ही, मतलब क्यूरियस माइंड था ह्यूमंस का, वेल डेवलप्ड माइंड था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ये खोजबीन हमेशा जारी रखी। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वेरी नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर उन्होंने देखा कि वेरिएशंस हैं। एनिमल्स को उन्होंने सिलेक्टिवली ब्रीड करवाया और ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से वो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल अगर सिलेक्शन की बात करें या डोमेस्टिकेशन की बात करें, मतलब बहुत सारे कामों के लिए, खेती बाड़ी के लिए जानवरों को पालना, किस तरह से डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स ग्रो करवाना, ठीक है, और किस तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से
अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ हाइब्रिड्स तैयार करना, है ना। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डोमेस्टिकेशन फ्रॉम इंसेस्टर वाइल्ड काउज, और हमने क्या डेवलप करी, एक इंडियन ब्रीड जैसे साहिवाल काउज इन पंजाब। मतलब दो उन्होंने वेराइटीज ऐसी ली, एक के पास मिल्क ज़्यादा देने की कैपेसिटी थी, दूसरी वेराइटी के पास काउ की क्या थी, डिजीज रेजिस्टेंट पावर थी। तो उन दोनों के जेनेटिक मटेरियल को लेके फ्यूज करवाना और फिर एक ऐसी ब्रीड तैयार करवाना जिसके अंदर दोनों तरह के हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो। तो ये बातें ना हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए कोई नई नहीं थी, बहुत पुरानी बातें। भले जेनेटिक्स बाद में आई, भले ही हमें जीन्स के बारे में पता बाद में लगा, बट ये बहुत पहले से चल रहा था, ठीक है। वी मस्ट हाव रिकॉग्नाइज दैट ऑल द वर इंसेस्टर न्यू अबाउट द, उनको पता था कैरेक्टर्स होते हैं ट्रांसफर, ठीक है, एंड वेरिएशन, बट उनको कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था बेटा इस फिनोमिना का, ठीक है। दे वर जस्ट ऑब्जर्वेशंस के बेस पे उनकी नॉलेज तो थी, बट उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो जिसको साइंटिफिक बेसिस किसने दिया हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देखो, ये सब पिक्चर्स हमें क्या दिखा रही हैं। ह्यूमन के पास ह्यूमन जैसे बेबीज हैं, ये देखो ये सारे ह्यूमन के बेबीज हैं, अलग अलग कंट्रीज के बेबीज, उसी तरह के उनके अंदर जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। और जैसे कि अमेरिकन आपको पता है बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे होते हैं, चाइनीज एकदम डिफरेंट दिखते हैं, जापान के लोग डिफरेंट दिखते हैं, इंडिया के डिफरेंट दिखते हैं। तो ये सब किस वजह से, जीन्स के ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। दिस इज साहिवाल काउ इन पंजाब, हाईली मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ। आगे आ जाओ। तो भाई इन सब बातों के पीछे जो ह्यूमन के जो ऑब्जर्वेशंस थी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन या अच्छे अच्छे हाइब्रिड्स बनाने की डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ, इनके पीछे साइंटिफिक बेसिस भले ही नहीं था, बट नॉलेज बहुत पुरानी थी। और अब इसी नॉलेज को एक साइंटिफिक बेस देने की कोशिश की किसने, हमारे ग्रेट फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज जॉन ट्रिगर मेंडल, ठीक है। तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको आज हम पूरे जेनेटिक्स का बेस मानते हैं बेटा। अगर मेंडल लॉ नहीं बने होते तो शायद हम आज मतलब कर लेते हम डिस्कस, बट एक जो बेस देने वाले थे वो कौन थे, मेंडल थे। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, दैट इज भुलाया नहीं जा सकता, मतलब दैट इज रियली रिक्वायर्ड, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इट वाज ड्यूरिंग द कहते मिड 19th सेंचुरी की बात है, that headway was made in the understanding of the inheritance, ठीक है। मिड सेंचुरी 19th सेंचुरी की बातें हैं। ग्रेगर मेंडल ने, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन वाले जो कि ह्यूमंस करते रहते थे, है ना, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट किए। किसके ऊपर किए, गार्डन पीस के ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। ही वॉज अ प्रीस्ट, हमें सबको पता है ही वॉज अ प्रीस्ट। तो ऐसे ही चर्च के अंदर वो जो पीछे बैकयार्ड होता है, जस्ट ही वॉज अ मैथमेटिशियन। और जब वो अपने यार्ड के अंदर, बैकयार्ड के अंदर जैसे घूम रहे थे, तो उनकी कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस थी। उन्होंने ये देखा कि इस यार्ड के अंदर बहुत सारे मटर के प्लांट हैं, ठीक है। और मटर के प्लांट उन्होंने देखा यार बहुत ही कुछ अजीब से, मतलब इनके अंदर है, कुछ जो प्लांट्स है बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा छोटे हैं। कुछ के ऊपर उन्होंने देखा कि ग्रीन कलर के जो उनका पोड का कलर है, और कुछ पे इन्होंने देखा कि येलो कलर का है। कुछ प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स हैं टर्मिनल पोजीशन पे लग रहे हैं, तो कुछ एक्सियल पोजीशन पे लग रहे हैं। तो ऐसे करके मैथमेटिशियन वाला दिमाग था उनका, ठीक है। तो क्यूरियस माइंड था, तो जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया गार्डन पीस को, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट। 1856 से लेके 63 तक की बात है। और उन्होंने प्रपोज कर दिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जस्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने इसको कुछ साइंटिफिक बेस दिया या कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई की गई प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। हम जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैथ से हम डरते हैं, हम घबराते हैं मैथ से, इसीलिए तो बायो ले लेते हैं ना। बट ही वॉज अ मैथमेटिशियन। पहली बार उन्होंने एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए, किसके अंदर, बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। तो ये था उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ मैथमेटिशियन इन बायोलॉजी। हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, मतलब उनके गार्डन में बहुत सारे जो थे मटर के प्लांट थे ना, तो उनको एक सैंपल साइज बहुत बड़ा वाला मिल गया, ठीक है, लार्ज सैंपल साइज मिल गया उनको, जिसकी ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड।
जितना बड़ा सैंपल का साइज होगा उतना जो भी डाटा कलेक्ट होगा उसकी क्रेडिबिलिटी बेटा बढ़ती जाती है, क्योंकि हम एक लार्ज जब मास के ऊपर काम करते हैं ना और जब हमारे रिजल्ट्स रिपीट होते हैं तब हम पूरी श्योरिटी के साथ डाटा के साथ अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। Also, the confirmation of his inferences from experiment on successive generation of his test plants prove that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। मतलब अब उन्होंने क्या किया कि जो मटर के पौधे के अंदर दोनों तरह की पॉलिनेशन हो सकती थी, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन्होंने क्या किया, पहली बात तो सैंपल साइज ज़्यादा था, दूसरी बात इनको क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती थी, सेल्फ हो सकती थी, प्लस इसके साथ साथ जो लाइफ साइकिल था ना वो छोटा था, नेक्स्ट जनरेशन बहुत जल्दी बन रही थी। तो जिसकी वजह से उनको क्या हुआ कि वो अपनी जो भी बातें वो बोल रहे थे उनको वो प्रूव कर पा रहे थे। ठीक है, मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किए कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट दैट वाज मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट्स। उन्होंने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया। जैसे एक प्लांट अगर बहुत हाइट वाला था तो एक बिल्कुल छोटा था। ठीक है, एक के हमने बोला कलर जो था, फ्लावर जो थे टर्मिनल थे, किसी के एक्सियल थे। तो ऐसे करके उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। टॉल और डॉफ प्लांट थे, येलो और ग्रीन सीड्स थे। ठीक है, समझने कोशिश करना बेटा, बाकी बातें तुम कर लेंगे। फिलहाल हमें एनसीईआरटी को एक बार समझो कि व्हाट डज इट वांट टू से। इसकी वजह से क्या हुआ, एक बेसिक फ्रेमवर्क बना पाए वो रूल्स का, जो रूल्स जो इनहेरिटेंस को गवर्न कर रहे थे। ठीक है, विच वॉज एक्सपैंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट। हालांकि उनके काम को उनकी टाइम में खुद के जीते जी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। कोई भी रीजन हो सकता है कि एक तो बेटा उस टाइम डार्विन का काम ज़्यादा पॉपुलर था, प्रिंटिंग मीडिया, पब्लिशिंग मीडिया नहीं थे, वो अपनी बात सिर्फ अपने तक ही रख पाए, अपनी ऑब्जर्वेशन वो कुछ उसको पब्लिश नहीं करवा पाए। ठीक है, तो कोई ऐसा मीडिया ऑब्जर्व नहीं किया, मीडिया नहीं था। साइंटिस्ट ने अकाउंट फॉर ऑल दिस डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन और कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिटेड इन देम। आगे आ जाओ। अब देखो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहते हैं। मेंडल ने क्या किया, मटर का पौधा था, मैंने क्या बोला, आर्टिफिशियल और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों तरह की दिखाई देती है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन करवाते रहे वो, यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये होता है बेटा, अगर एक ही जनरेशन को आप सेम बार उसी को ही आप ब्रीड करवाते रहो तो आपके पास हो जाती है प्योर ब्रीड तैयार। जैसे कि समझने की कोशिश करना, अगर मान लो मैं ले रही हूँ प्योर टॉल है ना। अब एक मिनट जेनेटिक्स को समझाने की कोशिश करी बेटा। यहाँ पे ना कुछ रूल्स होते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कुछ समझना है तो हमें यहाँ पे ये कुछ रूल्स होते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम यूज करते हैं अल्फाबेट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं टॉलनेस की, ठीक है, तो टॉलनेस का ले लेते हैं टी। ठीक है, तो अगर मैं प्योर की बात करूंगी तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। ठीक है, मैं टी लिखूंगी। अगर मैं स्मॉल टॉल की बात करूंगी तो टी लिखूंगी, बट अगर मैं बात करूंगी स्मॉल अल्फाबेट की तो इसका मतलब मैं एक ऐसा कैरेक्टर लिखूंगी विच इज ड्वार्फ। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, शॉर्टनेस को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, शॉर्ट हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट करेगा टॉल को, ये रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट को। ठीक है, तो प्योर लाइन का मतलब समझो। मान लो मैंने ये 2 प्लांट लिए, ये है मेल प्लांट, ये है फीमेल प्लांट। ठीक है, आज हमें पता है जब रिप्रोडक्शन होता है 2 पेरेंट्स अपने अपने गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, तो मेल के ये वाले गैमीट्स बन जाएंगे, राइट। ये किसके गैमीट्स बन जाएंगे, ये बन जाएंगे फीमेल के। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो दोनों टी इसमें ये क्या बना रही हूँ मैं, जाइगोट बना रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब सारे के सारे कोई भी ले लो, चलो इनको सबको अपने कंबाइन कर देते हैं, ये सारे के सारे बना देंगे कौन सा जाइगोट, उस जाइगोट के पास दोनों कैपिटल टी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्योर टॉल वाला प्लांट बना। ऐसे इसको कम से कम 4-5 बार रिपीट कर लो। ठीक है, सेकंड जनरेशन मान लो ये आ गई फर्स्ट जनरेशन, फिर इन्हीं को दोबारा से लो, तो फिर इनसे भी क्या बन जाएंगे, सारे के सारे टॉल। ये मान लो आगे सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन। ऐसा अगर 4 to 5 जनरेशन तक हम एक प्लांट को विद सेम कैरेक्टर्स के साथ ब्रीड करवाते रहेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्योर ब्रीड। क्या आ जाएगी, प्योर ब्रीड। ठीक है, तो अब देखो
तो मेंडल ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यूज किए ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को लेकर। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन वो लाइन होती है, ध्यान से देखो इस डेफिनेशन को, हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा तो वेरिएशंस आने शुरू हो जाएंगे, किसी और प्लांट के किसी और उसके जो जीन्स है वो आके मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, उसको नहीं समझना। सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूस करवाते रहो 4 to 5 जनरेशन तक, जिसकी वजह से क्या होगा, एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, मतलब एक ही कैरेक्टर बार बार एक्सप्रेस करेगा एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस, उसको बोलेंगे प्योर लाइन। तो मेंडल ने सिलेक्ट की कितने, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा नीट के अंदर। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स मेंडल ने यूज किए वेराइटीज एज पेयर that were similar except for one character with contrasting traits, ठीक है। some of the contrasting traits selected जैसे कि smooth और wrinkled seeds, yellow और green seeds, inflated, full और constricted green, और yellow pods and tall और dwarf plants, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए, याद रखेंगे। अब पहला कैरेक्टर था स्टेम की हाइट के बारे में। हाइट या तो लंबी हो सकती है या छोटी हो सकती है, ठीक है, तो उन्होंने लिया टॉल और ड्वार्फ। फ्लावर का कलर लिया, कलर या तो वॉयलेट हो सकता है या वाइट। देखो अपोजिशन देखो कितनी है, या तो बहुत लंबे हैं या बहुत छोटे हैं, ये बिल्कुल कलर्ड है वॉयलेट डार्क वाला, जैसा मेरा पेन का कलर, और अभी मैं व्हाइट ले लूँ तो एकदम अपोजिट कलर हो जाएगा, ठीक है, ओके। फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल हो, एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, दिस इज ब्रांच, तो यहाँ से फ्लावर निकल रहा है या फिर इसके टिप से निकल रहा है, दैट मीन्स टर्मिनल। पोड की शेप, वो जिसके अंदर मटर का छिलका जो आप उतारते हो, दैट इज पोड शेप, ये फूला हुआ हो सकता है, ये कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। पोड का कलर देखो, या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। सीड की शेप देखो, बिल्कुल राउंड है या रिंकल्ड है, सीड का कलर येलो है या ग्रीन है। तो इस तरह से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, कहाँ, पी प्लांट के ऊपर। तो यू कैन हैव द आइडिया फ्रॉम दिस डायग्राम आल्सो। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज इन्फ्लेटेड पोड, दिस इज कंस्ट्रिक्टेड, ये येलो पोड है, ये ग्रीन पोड है। फ्लावर देख लो, पर्पल कलर के, व्हाइट कलर के फ्लावर देखो, ये एक्सियल में लगे हुए हैं और इधर से टर्मिनल के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। टॉलनेस देखो, ड्वार्फनेस देखो, तो एकदम अपोजिट वाले कैरेक्टर्स को लेके मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, राइट। चलो अब देखो अब क्या हुआ, हम ऐसे ही चलो एक हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाया जाता है, ठीक है। देखो हमारे पास ना एक ये फ्लावर है, पेटल्स है, स्टिग्मा है, एंथर, स्टेमन और कार्पल। एंथर और स्टेमन की जब बात आ रही है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, राइट। अब हमें पता है दिस इज द फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट के पास आपको क्या मिलेंगे, सॉरी दिस इज द मेल, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ ठीक है, दिस इज द फीमेल पेरेंट और दिस इज द मेल पेरेंट। तो यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले मेल पेरेंट से एंथर रिमूव कर दिए, दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। ये चीज हम पढ़ के आए हैं प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, एंथर के रिमूवल को क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। तो हमने सबसे पहले एंथर्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से पोलन ली, है ना, हमने क्या किया, फीमेल प्लांट से एंथर को रिमूव कर दो ताकि इसके खुद के एंथर इसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके पॉलिनेशन ना कर सके और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब हमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना था। हम अब क्या करेंगे, मान लो ये हमने चूज किया मेल, ये हमने चूज किया फीमेल, हमने क्या किया, फीमेल वाले पार्ट के एंथर को रिमूव कर दिया। दूसरा एक मेल पेरेंट, इसके हमने एंथर लिए, सॉरी पॉलन ली, एंथर के अंदर होती है पॉलन्स, तो हमने इसकी पॉलन ली और इन पॉलन को हमने ट्रांसफर कर दिया इस फीमेल प्लांट के ऊपर, फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर, जिसको हमने बोला पॉलिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये हम क्या करवाते गए, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवाते गए, गॉट इट। दूसरे पेरेंट प्लांट के एंथर लेने हैं, सेम फ्लावर के एंथर्स, पॉलन ग्रेन को यूज नहीं करना है, हमने इनके एंथर्स को हटा दिया, जिसको बोला इमैस्कुलेशन। दूसरे प्लांट के पॉलन को लाओ, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उनको स्प्रे कर दो, जिससे क्या होगी, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगी और फिर पूरा प्रोसेस अब आपको पता है क्या होगा, नए सीड्स बनेंगे, ठीक है। अब इन सीड्स से ये वाले जो कैरेक्टर थे और इसके जो पॉलन के कैरेक्टर थे वो सारे इस सीड्स के
अंदर मिलेंगे। ये सारा प्रोसेस मेंडल जी एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे इस तरह से, राइट। चलो, let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where उन्होंने क्या किया, क्रॉस कर दिया टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट्स को टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। कलेक्ट किए सबसे पहले सीड्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस और उनको ग्रो किया टू जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है, दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फीलियल वन जनरेशन। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे एफ प्रोजेनी के जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, टॉल, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स नन वर ड्वार्फ। मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट। उन्होंने देखा कि F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट ऑफ द ट्रेट्स ऑफ द अदर पेरेंट नॉट सीन इन देम। ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। मेंडल ने लिए, देखो प्योर, पहले लिए प्योर वाले प्लांट, ये सपोज है मेल प्लांट और ये वाला है बेटा फीमेल प्लांट फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये कैसा है, प्योर टॉल और ये कैसा है, प्योर ड्वार्फ। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जेनेटिक्स के अंदर, इन जेनेटिक्स हम क्या करते हैं, हम जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम अल्फाबेट से। ठीक है, कुछ टर्म्स चलो मैं लिख रही हूं आपके सामने। होमोजाइगस कंडीशन होगी, इसको रिप्रेजेंट, अभी के लिए ये याद रखो रूल्स क्या क्या होंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी बेटा ये वाली, सिर्फ अल्फाबेट से समझो अभी। और इसके अंदर देखो ये होगी बेटा डोमिनेंट। होमोजाइगस मैं बात करूंगी रिसेसिव, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे TOT। अभी के लिए बस इतनी बात समझो एक बार। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, TOT प्लांट्स लिए, इनको किया क्रॉस। ठीक है, अब आपको पता है प्लांट्स, मेल प्लांट मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल प्लांट के फीमेल गैमीट को लेंगे। ठीक है, चलो इनके बन गए बेटा गैमीट्स T और T, इसके बन गए T और T। ठीक है, अब क्या करें, मतलब ये फर्स्ट क्रॉस है, जब हमने इसको क्रॉस कराया तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली कंडीशंस। ठीक है, दिस वन। अब मुझे ये बताओ, कहीं भी मैंने स्मॉल t लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन से प्लांट बन गए मेरे पास, हेटेरोजाइगस टॉल, है ना। अब मेंडल को हेटेरोजाइगस होमोजाइगस की बात अभी नहीं पता थी। सिंपल सी बात को ध्यान देना कि उन्होंने एक प्योर लंबा वाला प्लांट ले लिया, एक प्योर छोटा वाला प्लांट ले लिया। जब उनके गेमीट्स बना के जब उन्होंने उसको क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा पहली वाली जनरेशन जिसको नाम दिया F1 जनरेशन का या फीलियल 1, तो F1 जनरेशन के अंदर उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट कैसे आएंगे, टॉल आएंगे। तब उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कोई भी प्लांट इस छोटी हाइट वाला उनके एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं मिला। और ये सब बात बाकी सारे कैरेक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई हुई कि जो एक कैरेक्टर है वो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन के अंदर बिल्कुल पेरेंट्स अपने मिलता जुलता होता है, बिल्कुल टॉल है तो टॉल वाले आगे, बट एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बस इतनी सी एक बार बात समझो जो हमारी एनसीईआरटी इसके अकॉर्डिंग कह रही है। आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया सीड्स को, प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ग्रोथ, उनको ग्रो किया और F1 प्रोजेनी बना दी। राइट, प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे थे और कोई भी छोटा वाला प्लांट नहीं था। अब उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन किसके साथ की, F1 के साथ, और उन्होंने ये बोला, अब एक बात को ध्यान रखना, F1 ऑलवेज रिजेंबल्स विद वन ऑफ द पेरेंट, आइदर one of the parent and that of the trait of other parent was not seen in them. Right? ये बात अगर हमें क्लियर है तो अब हम चल रहे हैं आगे। उसके बाद देखो मेंडल जी ने क्या किया, उन्होंने किया सेम F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन। क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन। यहीं पे वापस आओ एक बार। अब देखो एक वर्ड और लिख रही हूँ, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग का मतलब होता है बेटा क्रॉस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम जनरेशन
सेम जनरेशन। ठीक है, अब देखो ये है F1 जनरेशन, इसी के मेंबर्स के बीच में अगर मैं क्रॉस करवा दूं तो उसको मैं बोलूंगी सेल्फिंग। क्या बोलूंगी? सेल्फिंग। ठीक है, चलो अब मैं इन्हीं के मेंबर्स को ले रही हूं। देखो इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसको यहां से हटाओ एक बार, क्योंकि हम यहीं पे करेंगे। इसको हम यहां पे लिख रहे हैं F1 जनरेशन। ठीक है, अब मुझे करवानी है सेल्फिंग। सेल्फिंग के लिए मैंने ले लिए ये वाले मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? इसको लाइन लगाते हैं, F1 जनरेशन के मेंबर्स। ठीक है, F1 जनरेशन, इनके बीच में करवा दिया क्रॉस। ये प्लांट एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहे थे और इनमें से दूसरे पेरेंट से कोई भी रिजेंबल नहीं कर रहा था, मतलब सारे के सारे प्लांट टॉल थे तो इस टॉल वाले से रिजेंबल कर रहे थे, बट कहीं भी ड्वार्फ वाला कैरेक्टर नहीं था। तो मेंडल जी के मन में एक आया डाउट कि ये वाला प्लांट कहाँ गायब हो गया। अब उन्होंने उसी क्यूरियोसिटी के चलते क्या किया, सेल्फिंग करवा दी बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन के मेंबर्स। अब मान लो ये है मेल और ये है आपका फीमेल प्लांट, इसके बना दो गैमीट्स T और T, और इधर से इसके गैमीट्स बना दो T और T। इनके बीच में जब क्रॉस हुआ, जब सीड्स बनेंगे, ये वाला प्लांट तो बन गया जी टॉल। ठीक है, ओके, गैमीट से किसी के साथ भी फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा ये भी बन गया जी टॉल, है ना। वो प्लांट्स पे कर रहे थे, हम यहाँ पे बोर्ड पे कर रहे हैं। उसके बाद देखो ये भी क्या बन गया बेटा, टॉल। ठीक है, और ये क्या बन गया, ड्वार्फ। ठीक है, अब देखो, अब मेंडल के सामने ये कौन सी जनरेशन है बेटा, दिस इज F2 जनरेशन जो सेल्फिंग के बाद आई। इसके अंदर कितने मेंबर टॉल है, 3 मेंबर्स टॉल है। कितने मेंबर ड्वार्फ है, कितने मेंबर, 1 मेंबर ड्वार्फ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब रेशियो आई इनके सामने 3:1। कौन सी रेशियो है, 3:1। वहां से इन्होंने बोला कि ये जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था ये कहीं गायब नहीं हुआ था, ये कहीं भी गायब नहीं हुआ था, बट इस कैपिटल T मतलब एक उस कैरेक्टर की वजह से, टॉलनेस के कैरेक्टर की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहां से मेंडल जी ने दिया कौन सा लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ओके, नाउ मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स, बिल्कुल करवा दिया हमने। टू हिज सरप्राइज, एकदम हैरानी हुई उसको, दैट इन द फिलियल 2 जनरेशन, F2 जनरेशन के अंदर कुछ ऑफस्प्रिंग उसको ड्वार्फ भी मिले। वो कैरेक्टर जो F1 के अंदर उनको नहीं दिखा था, राइट, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड, अब एक्सप्रेस हो गया वो। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ्ड कितने थे, 1/4, 4 में से 1 बना था ड्वार्फ ऑफ द F2 प्लांट्स, जबकि 3 प्लांट्स क्या थे, F2 के टॉल थे। ठीक है, तो टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कहीं भी मिक्सिंग नहीं हुई, मतलब कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट उनको नहीं मिला। क्या मिला, या तो बहुत टॉल मिले या बहुत छोटा मिला, कहीं भी मीडियम हाइट का नहीं था, मतलब ब्लेंडिंग नहीं हुई थी। ठीक है, दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर ईदर टॉल और ड्वार्फ एंड नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, राइट। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद दूसरे ट्रेड्स के साथ भी उनको सेम ही रिजल्ट मिले बेटा, दैट he studied only one of the parental trait was expressed in the F1 generation, while at F2 stage दोनों के दोनों ट्रेड्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, बट वो रेशियो क्या आती है F2 के अंदर, 3:1। क्या रेशियो आती है, 3:1। ठीक है, और जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है उन्होंने कोई भी ब्लेंडिंग नहीं दिखाई, ना ही F1 के अंदर ना ही F2 के अंदर। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल जी ने ये प्रपोज किया कि कुछ तो ऐसा है दैट समथिंग वाज, जो बहुत स्टेबली बिना चेंज हुए पास हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट्स बनने की वजह से सक्सेसिव जनरेशन में बिना किसी चेंज के क्या होता है, आगे पास होता है, दैट समथिंग। उस समथिंग को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया फैक्टर।
क्या नाम दिया बेटा? फैक्टर। ही कॉल्ड समथिंग एज फैक्टर्स। नाउ इस समथिंग को हम आज क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जीन्स। ठीक है, आज हम इन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? जीन्स। तो जीन्स देयरफॉर क्या है? दीज आर द यूनिट्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के यूनिट्स हैं ये। ठीक है, चलो। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट in an organism. Genes that code for a pair of contrasting traits उनको बोलेंगे alleles, as they are slightly different form of the same gene. देखो अब समझो इस बात को, अब हम समझेंगे इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई बेटा 3:1 की रेशो। ठीक है, और यहाँ से मेंडल ने बोला समथिंग, समथिंग क्या है? वो फैक्टर है। कहते हैं कि जो फैक्टर्स हैं दे पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। और इन्हीं फैक्टर्स को हम आज के टाइम में बोलते हैं जीन्स। हमें पता है, ये मान लो एक सेल है, सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि क्रोमेटिन जो फाइबर्स है वो इस तरह से सारा इंटैंगल्ड रहता है। और ये जब भी सेल को डिवाइड करना होता है तो ये क्या बन जाते हैं? अगर मैं इनको थोड़ा सा खोल के दिखाऊं तो ये बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। और दीज आर होमोलोगस, मतलब पेयर में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्योंकि हम 11th क्लास में सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, और अगर मैं क्रोमोसोम को और खोल दूं, अगर मैं क्रोमोसोम को और खोल दूं, मान लो मैंने इस तरह से इसको खोला, तो मुझे कुछ छोटे छोटे से यूनिट्स दिखते हैं, कुछ छोटे छोटे से यूनिट्स दिखते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स। तो कुछ जीन्स यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ है, मतलब पूरे के पूरे जो क्रोमेटिन बेटा इसके ऊपर क्या है? जीन्स है। और हर एक दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी क्या है? उसी के सामने जीन्स है। मान लो ये वाली जीन है, फॉर एग्जाम्पल चलो ग्रीन कलर दे, फॉर एग्जाम्पल ये जीन है टॉलनेस की, तो इसके सामने एक और इसके होमोलोगस पेयर के ऊपर जीन होती है। ये जीन है मान लो स्मॉल कैरेक्टर की है, या टॉलनेस की भी हो सकती है। मतलब कहने का ये, एक जीन की दो फॉर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो कैरेक्टर क्या होता है? स्मॉल हो सकता है। बात समझ गए? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर थ्रू फैक्टर्स, उन्हें फैक्टर्स को हमने बोला जीन्स। जीन्स हो सकती हैं दो टाइप की, डिफरेंट फॉर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एलील्स। क्या बोलेंगे? एलील्स। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। ठीक है, इनको बोलेंगे हम एलील्स। क्लियर है इतनी सी बात? ओके, तो मेंडल के फैक्टर्स क्या थे? हमारी आज की जीन्स। ओके, आगे आ जाओ, ये हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट देखो। अगर हम अल्फाबेटिकली हर जीन के लिए हम यूज कर रहे हैं अब एक अल्फाबेट। ठीक है, हमने बोला जेनेटिक्स के अंदर हम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट लेंगे, उस कैरेक्टर का फर्स्ट अल्फाबेट। देन कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट F1 स्टेज। जैसे कि टॉलनेस का जो कैरेक्टर था जिसने अपने आप को F1 स्टेज में एक्सप्रेस किया, हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कौन सा अल्फाबेट? कैपिटल T। क्या यूज करेंगे? कैपिटल T। और स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे दूसरे ट्रेट के लिए, दैट इज स्मॉल t। ठीक है, ऐसा नहीं कि ड्वार्फ के लिए हम D लिख देंगे, स्मॉल के लिए S लिख देंगे। हम टॉलनेस वाले कैरेक्टर का ही एक T कैपिटल, एक T अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस कैरेक्टर ऑफ हाइट T इज यूज्ड फॉर टॉल ट्रेट, और स्मॉल t को यूज करेंगे फॉर ड्वार्फ ट्रेट। और T एंड T आर एलील्स ऑफ ईच अदर। तो ध्यान से समझो बेटा इस बात को, ध्यान से समझो इस बात को। हमने क्या बोला? कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए क्या है? हर एक कैरेक्टर के लिए क्या है? एक जीन। ठीक है, अब मान लो कैरेक्टर मैंने लिया था हाइट का,
कैरेक्टर मैंने लिया हाइट का, हाइट के लिए होगी एक जीन। अब हाइट आपकी टॉल भी हो सकती है, हाइट आपकी स्मॉल भी हो सकती है। तो टॉल के लिए मैं लिखूंगी कैपिटल टी, स्मॉल के लिए मैं लिखूंगी स्मॉल टी। ये क्या है, एलील्स है, राइट। आई होप यहां तक हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलो आगे देखो, हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट या तो टी टी होंगे, या एक टी स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल टी होगा, या बिल्कुल छोटे होंगे, मतलब दोनों स्मॉल टी होंगे, ठीक है। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ पी वेराइटी में एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस टी एंड टी। यहां पर आओ, यहाँ आओ, देखो हमने क्या बोला प्लांट्स के अंदर। अब ये वाली कंडीशन अगर टी है तो ये कैसा प्लांट है, होमोजाइगस टॉल। ये कैसा हो गया बेटा, हेट्रोजाइगस टॉल। और रिसेसिव वाला छोटा वाला कैरेक्टर जिससे स्मॉल मतलब ड्वार्फ, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो क्लियर है तो हम चलते हैं आगे। ओके, टी एंड टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, व्हाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म बाहर से कैसे दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं कि बड़े दिख रहे हैं, उनके लिए यूज करेंगे टॉल एंड ड्वार्फ आर द फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल अपीयरेंस, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। लिख लो इस बात को भी यहीं पर लिख देते हैं। Let us write here, ठीक है। जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये जीनोटाइप है, दीज आर जीनोटाइप जो टी मैंने लिखे। और फिनोटाइप क्या होगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिनोटाइप होगा बेटा एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिनोटाइप इज एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से दिखने में प्लांट कैसा है, दैट इज फिनोटाइप। और उसके अंदर क्या टॉलनेस के जीन्स हैं या ड्वार्फनेस की जीन है, दैट इज जीनोटाइप। What then would be the phenotype of a plant that had a genotype T? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसकी फिनोटाइप क्या होगी, टॉल होगा बेटा। प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। फिनोटाइप अगर टी है। एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ S1 heterozygous T to be exactly like the TT parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, एक डोमिनेट करता है और एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वन डोमिनेट्स, जैसे कि टी में टी हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी ने F1 के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट किया। देखो एक बार फिर से आओ यहाँ पे। जैसा कि ये सारे के सारे टॉल हैं, ये सारे के सारे टॉल हैं, बट ये कौन से वाले टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है। तो इस कैरेक्टर ने अपने आप को, कौन से कैरेक्टर ने, टॉलनेस वाले कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया F1 के अंदर बिल्कुल अपने पेरेंट के कैरेक्टर के साथ। इसको हमने बोला डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या बोला, डोमिनेंट कैरेक्टर। और ये जो बेचारा कैरेक्टर था ना ड्वार्फ वाला, जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, इसको इन्होंने बोला रिसेसिव कैरेक्टर। वो आगे जाके फिर F2 में उसको मौका मिला अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, क्लियर है, इज दैट ओके? चलो, एंड hence called the dominant factor while the other factor is recessive. इस केस में क्या हुआ, T for tallness is dominant over T for dwarfness. मतलब अगर tallness का कैरेक्टर आ गया तो वो किसी भी तरह से dwarfness के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो डोमिनेट कर जाएगा। टॉल वाला कैरेक्टर डोमिनेट कर जाएगा ड्वार्फ वाले कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है, which is recessive. तब उन्होंने ऑब्जर्व किया आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर ट्रेड्स, जो वो पढ़ते गए उनको सेम ऑब्जर्वेशन मिलती गई। तो इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल ऑल्सो कि हम कैपिटल लेटर यूज करें और उसी का लोअर केस यूज करें ऑफ एन अल्फाबेटिकली सिंबल, ताकि हम इस कंसेप्ट को याद रख सकें, डोमिनेंस और रिसेसिवनेस वाले को। डू नॉट यूज टी फॉर टॉल एंड फॉर डी फॉर ड्वार्फ। ड्वार्फ के लिए भी स्मॉल टी, अदरवाइज पता है फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप ड्वार्फ के लिए डी लेने लग गए, टॉलनेस के लिए टी लेने लग गए, तो
कुछ लोग तो स्मॉल भी यूज करते हैं, तो वो एस लेने लग जाएंगे, तो वहां से हो जाएगा कंफ्यूजन। तो कहते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी रखो, कैपिटल अल्फाबेट को यूज करो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और स्मॉल अल्फाबेट को यूज करो रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर टी एंड डी आर एलील्स ऑफ द सेम जीन, ठीक है, कैरेक्टर और नॉट। एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स टी एंड टी, recessive T and T can be dissimilar as in the case of heterozygote TT, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर हम ये वाली चीज लिख रहे हैं T और T, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों पेयर में, एक ही जीन है, जीन की दो फॉर्म्स है, दैट इज एलील्स। ये कौन सी एलील्स है, होमोजाइगस। ये भी एक ही कैरेक्टर है, जीन एक ही कैरेक्टर हाइट का, जिसके लिए एक ही जीन है, उस जीन की दो फॉर्म, दैट इज एलील्स। तो आपसे पूछ ले जाए टी और टी दो पेयर में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलोगे ये एलील्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एलील्स कैन बी होमोजाइगस पेयर में हो सकती है, हेट्रोजाइगस पेयर में हो सकती है, या ये वाला भी सीन हो सकता है, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, राइट। चलो अब आ जाओ आगे, ठीक है, एक सेकेंड, ओके हाँ, अब देखो इट वॉज डिवेलप्ड, प्यूनेट स्क्वायर की बात हो रही है बेटा रिगार्डिंग सी प्यूनेट। बेसिकली मेंडल जी ने क्या किया, देखो मेंडल ने ये किया कि जब उनको ऐसे मान लो कैरेक्टर्स मिले, उन्होंने क्या उन्होंने नहीं, प्यूनेट ने साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने क्या किया, इस तरफ रखे बेटा मेल गैमीट, मान लो टी और टी, ये जीन की दो फॉर्म एलील्स, और यहाँ पे उन्होंने ली टी और टी। तो जब इनका क्रॉस उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो इसको इस जो स्क्वायर वाली जो रिप्रेजेंटेशन आई उसको उन्होंने क्या बोला, प्यूनेट स्क्वायर। तो प्यूनेट स्क्वायर बेसिकली किसने डेवलप की थी, प्यूनेट स्क्वायर को डेवलप किया था बाय अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेगिनाल्ड सी प्यूनेट। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस के अंदर, ठीक है। पॉसिबल गैमीट्स जो भी बनेंगे, मेल गैमीट्स या फीमेल गैमीट्स एक साइड में रखेंगे, जैसे कि हमने अभी टेबल बनाया, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम्स, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम रखेंगे बॉक्सेस में, बिलो इन द स्क्वायर्स विच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म, ठीक है। तो ये कौन सी स्क्वायर देखी है हमने अभी ये देखी है हमने बेटा प्यूनेट स्क्वायर, क्या देखी है हमने, प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है। तो गैमीट्स को हमने कहाँ रखा, इधर, और इधर रखा हमने फीमेल गैमीट्स को, और जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये क्या है बेटा, दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो गैमीट्स के फ्यूजन से जो बेबीज बनेंगे उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हमने रखा स्क्वायर बॉक्स के अंदर, और इसको हमने बोला प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है। The Punnett square shows the parental tall, that is capital T male, and dwarf small t मतलब female plants, ठीक है। Gametes produced by them and the F1 में कौन सी प्रोजेनी आई, TT वाली प्रोजेनी। F1 plants of the genotype TT are self pollinated, ठीक है। Symbol and percentage are used to denote the female eggs and male pollen of the F1 generation respectively, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो सिंबल्स ये वाले यूज किए, एंड परसेंटेज आर यूज्ड टू डिनोट फीमेल एग्स के लिए तो ये वाले, और मेल पॉलन के लिए उन्होंने इस तरह से यूज किए, राइट। प्लांट ऑफ द जीनोटाइप टीटी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड, उन्होंने प्रोड्यूस किए गैमीट्स ऑफ द जीनोटाइप एंड टी इन इक्वल प्रोपोर्शन। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, द पोलन ग्रेन्स ऑफ द जीनोटाइप टी हैज अ 50% चांस टू पॉलिनेट एग्स ऑफ द जीनोटाइप टी as well as of the genotype T. Also, pollen grains of T have 50% chance of pollinating eggs of genotype T as well as of genotype T. Random fertilization resultant zygote can be, ये मतलब अब देखो इस सबसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या बोल गए। इन्होंने ये बोला, मान लो ये मान लो फीमेल मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ठीक है। तो इसके जब गैमीट्स बनते हैं, मान लो ये है मेल गैमीट, ये है आपका फीमेल गैमीट, तो ये वाला गैमीट इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला गैमीट इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है।
50-50 चांसेस है दोनों के। अब दूसरा गैमीट देख लो, ये गैमीट भी जा सकता है इसके साथ और इधर से ये वाला गैमीट भी जा सकता है, तो इनके फ्यूजन के 50-50% चांसेस हैं, कोई भी किसी के साथ जा सकता है। ठीक है, अगर मेल गैमीट फीमेल गैमीट को ऐसे फ्यूज कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो सारे सारे प्लांट कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, टॉल। जब हमने सेल्फिंग कराई तब भी हमने वही किया, मतलब कहने का ये गैमीट्स किसी के साथ भी फ्यूज कर सकते हैं, कोई भी मेल गैमीट किसी भी फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो सकता है। ठीक है, चलो फ्रॉम द प्यूनेट स्क्वायर हम देख सकते हैं दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू टीटी। देखो जब इसको करेंगे, ठहरो इसको करके दिखाएं। अब देखो ये सेल्फिंग वाला लो, ये मैंने बना दी बेटा प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, ये किसके मेंबर्स हैं, F1 के। तो F1 के मैंने इस तरफ ले लिए हैं मेल गैमीट T और T, T और T। ठीक है, और नीचे की तरफ मैं ले रही हूँ फीमेल, इस तरफ ले रही हूँ बेटा मेल और इस तरफ ले रही हूँ फीमेल। ये है ना, ये फर्स्ट जनरेशन के हैं। तो जब इनमें से मैंने इनको फ्यूज किया तो इनके पास बेटा क्या बने होंगे, इनके पास भी गैमीट्स बने होंगे T और T। तो अब देखो T और T, T और T, T और T, T और T, पूरे चांसेस हो गए, राइट। अब ये बन गए 4 प्लांट्स। तो देखो इनमें से T और T, ये वाला T और ये वाला T, ठीक है, कितने हैं, 1 2 1। ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो यही बात बोली जा रही है कि फ्रॉम द प्यूनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट फर्टिलाइजेशन की वजह से कैपिटल T, ठीक है, half lead to TT and 1/4 to TT. Though the F1 has a genotype of TT, the phenotypic character seen is tall. फिर हम बात करें F2 की, मतलब F1 के अंदर हमारे पास क्या आया था, 4:0, मतलब सारे के सारे दिखने में टॉल थे, एक भी ड्वार्फ नहीं था। ठीक है, चलो बट जीनोटाइप देखो, अगर मैं ये कौन सी रेशियो दिखाई बेटा मैंने, फिनोटिपिक। ठीक है, अब अगर मैं इसी की जीनोटाइप की बात करूं, तो मेरे पास कितने आए थे, दैट इज हेट्रोजाइगस, सारे यही वाले थे। और तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों सेम है, दैट इज यहाँ भी सेम आ रहा है, हेट्रोजाइगस टॉल आते हैं। At F2, 3/4 of the plants are tall, whereas some of them are capital T, while others are एक कैपिटल T, एक स्मॉल t। एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश, बाहर से दिखने में सब टॉल थे, बट जीनोटाइप उनके पास क्या थी, TT और TT को जब हमने ये देखी, हेंस विद इन द जीनोटाइप पेयर TT ओनली वन कैरेक्टर T टॉलनेस इज एक्सप्रेस्ड, हेंस द कैरेक्टर T को हमने बोला डोमिनेट ओवर द अदर एलील। इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर कि सारे के सारे F1 के जो मेंबर्स थे वो कैसे थे, टॉल, हालांकि जो जीनोटाइप थी हेट्रोजाइगस थी। और F2 के अंदर 3/4 ऑफ द प्लांट्स आर टॉल और एक कैसा आ गया था, दैट इज ड्वार्फ। ठीक है, दिस लीड्स टू ए फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3:1, 3/4 और 1/4। ठीक है, और जीनोटाइपिक क्या आ गई थी बेटा, 1:2:1। देखो ध्यान से, एक सेकेंड, ये देखो सारे के सारे क्या है, टॉल आए। तो जब हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं F1 जनरेशन की फिनोटाइप कैसे आए, सारे के सारे हेट्रोजाइगस, है ना, हेट्रोजाइगस, नथिंग वाज, 0 वाज द स्मॉल। ये कौन सी थी, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। तो देखो ना, ये यही तो जीनोटाइप भी है, जीनोटाइप भी तो यही है, 4:0। किसमें, F1 की बात हो रही है बेटा। और F2 के अंदर फिनोटाइप, ठहरो, F2 जनरेशन के अंदर PR फिनोटिपिक लिखो 3:1, 3 टॉल है, एक स्मॉल है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो नेक्स्ट हम हमारी जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।
तो यहाँ से आप देख सकते हो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, ठीक है, F2 के अंदर 4 में से 1 कैसे थे होमोजाइगस टॉल, 2 कैसे थे हेट्रोजाइगस और 1 कैसा था होमोजाइगस ड्वार्फ। ये वाली चीज देखो, इसको बेटा हाईलाइट कर लो। इज मैथमेटिकल कंडेंसिबल टू द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax + by to the square that has the gametes bearing genes T or T in the equal frequency of half. The expression is expanded as given below. ये देखो, ये एक्सप्रेशन देखो, हाफ कैसे थे हेट्रोजाइगस वाले, हमने जब F2 की बात की, F2 की हमने बात की तो हाफ T प्लस हाफ स्मॉल t, इनका कर दो बेटा स्क्वायर, और इसको एक बार हटा दूं अगर मैं, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी a² + b², मतलब हाफ हाफ टी टी, तो ये हो गया बेटा t और t, ठीक है, a² + b², तो इसको हाफ टी टी, राइट, 1/4 tt आ गए, मतलब 1:2:1। तो इस चीज को ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए हम सिर्फ इतनी सी बात बोल रहे हैं, जो सारी समरी हमने यहाँ पे की है कि जैसे ही हमने प्योर लाइन, प्योर प्लांट्स लिए, हमने कौन से, हमने लिए टॉल टॉल और हमने लिए ड्वार्फ ड्वार्फ, इनके बीच में हमने क्रॉस कराया, ये बने मेल गैमेट्स, ये बने फीमेल गैमेट्स, ये बन गए पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्यूनेट स्क्वायर पर। F1 जनरेशन के सारे मेंबर्स कैसे आते हैं, टॉल। तो फिनोटिपिक रेशियो F1 जनरेशन के अंदर दिखती है 4:0 और जीनोटाइप दिखता है हमें दैट इज ऑल्सो 4:0। बट जैसे ही हम इनकी सेल्फिंग करा देते हैं तो हमारे पास एक आता है होमोजाइगस टॉल, 2 आते हैं हेट्रोजाइगस टॉल, एक आता है होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो दैट इज PR सारे दिखने में टॉल है, दिखने में कैसे हैं 3:1, और GR क्या है 1:2:1, इसको हमने बोला जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। इतनी सी बात के बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारी कंटिन्यू करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। एंड नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू। और इसी के साथ ही हम क्या समझा, हमने आज सिर्फ ये समझा कि मेंडल के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, जीन्स। हर जीन की 2 फॉर्म्स होती हैं जिनको बोलते हैं एलील्स, हर कैरेक्टर के लिए एक जीन और हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन्स की 2 फॉर्म दैट इज एलील्स। फिर हमने ये देखा मेंडल ने क्या किया, प्योर लाइन ब्रीडिंग, मतलब उन्होंने कुछ क्रॉस कराए और उन क्रॉस में हमने पता लगा फैक्टर्स जो होते हैं, जिसको कि हम कल डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे बना, ठीक है। तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।